हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मानसरोवर भाग एक, जो कि झारखंड पीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। और अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें गद्य कृतियां नाम से एक सेक्शन बनाया गया है, उसी में मानसरोवर भाग एक को पढ़ना है। अगर हम गद्य कृतियों की बात करें तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, प्रेमचंद का गोदान, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, प्रेमचंद का मानसरोवर भाग एक और रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग एक आप सभी को पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि जितने भी टेक्स्ट का मैंने नाम लिया उसमें भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन और गोदान, मैला आंचल, चिंतामणि भाग एक से रिलेटेड आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन मेरे मन में ये बात जरूर है कि आपको झारखंड पीजीटी के दृष्टिकोण से बताया जाए और उसमें जो भी अपडेट है उसको भी शामिल करके आपको प्रस्तुत किया जाए। वैसे आप जाकर उन पुरानी वीडियोज को जरूर देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी भी मजबूत होगी और आपका मनोबल भी बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि लगातार आप पूरा विश्वास करके इस चैनल से जुड़कर पढ़ेंगे और फिर बातें धीरे धीरे आप सभी को खुद समझ में आ जाएंगी। इस चैनल का महत्व भी समझ में आएगा और सब कुछ अच्छा होगा। तो आप देख रहे हैं कि मानसरोवर भाग एक यहाँ पर है, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। इस मानसरोवर भाग एक का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं। सरस्वती प्रेस, बनारस। उस समय एक सरस्वती पत्रिका निकलती थी और सरस्वती प्रेस भी बनारस में स्थापित था, जो कि प्रेमचंद और उनके भाई श्रीपत राय इसको चलाया करते थे। वहीं इसका प्रकाशन हुआ और जब ये मानसरोवर भाग एक प्रकाशित हुआ तब से इसका पांचवा संस्करण जो आया 1945 में, और जो इसका आखिरी संस्करण आया वो 1947 में। तो ये दोनों ईयरों को जरूर ध्यान में रखिए। पांचवा संस्करण 1945 में आया है, इसका मतलब है कि जो मानसरोवर भाग एक है 1945 से पहले प्रकाशित हुई है। मानसरोवर भाग एक की भूमिका प्रेमचंद ने लिखी है, जिस भूमिका के माध्यम से हम प्रेमचंद का आलोचकीय रूप देखेंगे कि वो किस तरीके से एक आलोचक भी थे। क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि आधुनिक काल को कम समय में पढ़ने के लिए हम किन किन गद्यकारों को पढ़ सकते हैं, और उन गद्यकारों का जो विविध आयाम है, विविध विधाओं में वो काम किए हैं, उसमें प्रेमचंद पर बातचीत करते हुए हमने बताया था कि इन्होंने आलोचना भी कहीं कहीं की हुई है। तो आप देख रहे हैं कि मानसरोवर भाग एक की भूमिका प्रेमचंद ने लिखी है और ये भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इसको जब मैं पढ़ने लगा आप सभी के लिए तो मुझे लगा कि इसको छोड़कर मानसरोवर भाग एक हम नहीं पढ़ सकते। तो चलते हम देखते हैं कि क्या भूमिका है। प्रेमचंद लिखते हैं, एक आलोचक ने लिखा है कि इतिहास में सब कुछ यथार्थ होते हुए भी वह असत्य है, और कथा साहित्य में सब कुछ काल्पनिक होते हुए भी वह सत्य है। मान लीजिए एक कथन यहाँ पर पूछा जाए किसका है, तो तुरंत आप बता देंगे कि ये प्रेमचंद का है। वो लिखते हैं कि इतिहास में सब कुछ यथार्थ होते हुए भी असत्य है और कथा साहित्य में काल्पनिक होते हुए भी सत्य है। इस कथन को ध्यान में रखिए। आगे कहते हैं, इस कथन का आशय इसके सिवाय और क्या हो सकता है कि इतिहास आदि में शुरू से अंत तक हत्या, संग्राम और धोखा ही प्रदर्शन है, जो असुंदर है इसलिए असत्य है। लोभ की क्रूर से क्रूर, अहंकार की नीच से नीच, ईर्ष्या की अधम से अधम घटनाएं आपको वहां मिलेंगी और आप सोचने लगेंगे, क्या मनुष्य इतना अमानुषिक है कि थोड़े से स्वार्थ के लिए भाई भाई की हत्या कर डालता है, बेटा बाप की हत्या कर डालता है और राजा असंख्य प्रजाओं की हत्या कर डालता है। उसे पढ़कर मन में ग्लानि होती है, आनंद नहीं, और जो वस्तु आनंद नहीं प्रदान कर सकती वह सुंदर नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात यहाँ पर प्रेमचंद कह रहे हैं, इतिहास और साहित्य को ध्यान में रखते हुए। आगे लिखते हैं, और जो सुंदर नहीं हो सकती वह सत्य भी नहीं हो सकती। जहां आनंद है वहीं सत्य है। ये देखिए छोटा सा वाक्य बहुत कुछ कह रहा है। जहां आनंद है वहीं सत्य है। ये दूसरा कोटेशन है महत्वपूर्ण। आगे लिखते हैं, साहित्य काल्पनिक वस्तु है पर उसका प्रधान गुण है आनंद प्रदान करना, और इसीलिए वह साहित्य है।
ये भी कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साहित्य काल्पनिक वस्तु है पर उसका प्रधान गुण है आनंद प्रदान करना और इसलिए वह सत्य है। मनुष्य ने जगत में जो कुछ सत्य और सुंदर पाया है और पा रहा है उसी को साहित्य कहते हैं और गल्प भी साहित्य का एक भाग है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद के क्या विचार हैं। आगे वे कहते हैं, मनुष्य जाति के लिए मनुष्य ही सबसे विकट पहेली है। वह खुद अपनी समझ में नहीं आता, किसी न किसी रूप में वह अपने ही आलोचना किया करता है, अपने ही मनोरहस्य खोला करता है। मानव संस्कृति का विकास ही इसलिए हुआ है कि मनुष्य अपने को समझे। अध्यात्म और दर्शन की भांति साहित्य भी इसी खोज में लगा हुआ है। अंतर इतना ही है कि वह इस उद्योग में रस का मिश्रण करके उसे आनंदप्रद बना देता है। इसलिए अध्यात्म और दर्शन केवल ज्ञानियों के लिए है, साहित्य मनुष्य मात्र के लिए। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात यहाँ पर प्रेमचंद लिख रहे हैं, साहित्य मनुष्य मात्र के लिए है। ये कथन अगर पूछ लिया जाए तुरंत आप बता देंगे कि प्रेमचंद का है। हालांकि आप देखेंगे कई जगहों पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी कमेंट्स कुछ इसी तरीके से मिलता है कि साहित्य मनुष्य का लक्ष्य निर्धारित करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साहित्य मनुष्य मात्र के लिए ही है, प्रेमचंद कहते हैं। आगे लिखते हैं कि जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, गल्प या आख्यायिका साहित्य का एक प्रधान अंग है। इस कथन को भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि किसका कथन है, गल्प या आख्यायिका साहित्य का एक प्रधान अंग है। आगे लिखते हैं, आज से नहीं आदिकाल से ही। हाँ, आजकल की आख्यायिका और प्राचीन काल की आख्यायिका में समझ की गति और रुचि के परिवर्तन में बहुत कुछ अंतर है। प्राचीन आख्यायिका कुतूहल प्रधान होती थी या आध्यात्मिक विषयक। उपनिषदों और महाभारत में आध्यात्मिक रहस्यों को समझाने के लिए आख्यायिकों का आश्रय लिया गया है। जातक भी आख्यायिका के सिवा और क्या है। बाइबिल में भी दृष्टांतों और आख्यायिकों के द्वारा ही धर्म के तत्व समझाए गए हैं। सत्य इस रूप में आकर साकार हो जाता है और तभी जनता उसे समझती है और उसका व्यवहार करती है। वर्तमान आख्यायिका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ स्वाभाविक चित्रण को अपना ध्येय समझती है। आप देख रहे हैं कि प्राचीन आख्यायिका और वर्तमान आख्यायिका में उन्होंने अंतर किया है। जहां पर उन्होंने कहा, एक बार मुझे पीछे जाना पड़ेगा जिससे कि आपको दोनों में अंतर पता चले। उन्होंने बताया कि जो प्राचीन आख्यायिका है वो कुतूहल प्रधान होती है, उसमें हमेशा ये कुतूहलता भरी रहती है कि आगे क्या होने वाला है। अध्यात्म विषय को भी उसमें रखा जाता है, खास विशेषता है प्राचीन आख्यायिका की। लेकिन आगे बताते हैं कि जो वर्तमान आख्यायिका है यहाँ पर वो क्या है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है और जीवन के यथार्थ स्वाभाविक चित्रण को अपना ध्येय समझती है। ये बहुत ही बड़ा अंतर है, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। आगे लिखते हैं, उसमें कल्पना की मात्रा कम, अनुभूतियों की मात्रा अधिक होती है। आप देखेंगे कि जो प्राचीन आख्यायिका है उसमें कल्पना ज्यादा है, लेकिन वर्तमान आख्यायिका में कल्पना की मात्रा कम है, बल्कि अनुभूतियों की मात्रा अधिक है। बल्कि अनुभूतियां ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती। मगर यह समझना भूल होगी कि कहानी जीवन का यथार्थ चित्र है। जीवन का चित्र तो मनुष्य स्वयं हो सकता है, मगर कहानी के पात्रों के सुख दुख से हम जितना प्रभावित होते हैं उतना यथार्थ जीवन से नहीं होते। जब तक वह निजत्व की परिधि में न आ जाए, कहानियों के पात्रों से हमें एक ही 2 मिनट में परिचय का निजत्व हो जाता है और हम उसके साथ हंसने और रोने लगते हैं। उनका हर्ष और विषाद हमारा अपना हर्ष और विषाद हो जाता है। बल्कि कहानी पढ़कर वे लोग भी रोते या हंसते देखे जाते हैं जिन पर साधारणतः सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता, जिनकी आंखें शमशान में या कब्रिस्तान में भी सजल नहीं होती। वे लोग भी उपन्यास के मर्म स्पर्शी स्थानों पर पहुंचकर रोने लगते हैं। शायद इसका कारण यह भी हो कि स्थूल प्राणी सूक्ष्म मन के उतने समीप नहीं पहुंच सकते जितने कि कथा के सूक्ष्म चरित्र के। कथा के चरित्रों और मन में बीच में जड़ता का वह पर्दा नहीं होता जो एक मनुष्य के हृदय को दूसरे मनुष्य के हृदय से दूर रखता है। और अगर हम यथार्थ को हूबहू खींच कर रख दें तो उसमें कला कहाँ है। कला केवल यथार्थ की नकल का नाम नहीं है।
कला दिखती तो यथार्थ है पर यथार्थ नहीं है। उसकी खूबी यह है कि वह यथार्थ मालूम हो, उसका मापदंड भी जीवन के मापदंड से अलग है। जीवन में बहुधा हमारा अंत उस समय हो जाता है जब वह वांछनीय नहीं होता। जीवन किसी का दाई नहीं है, उसके सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण में कोई क्रम संबंध नहीं ज्ञात होता। कम से कम मनुष्य के लिए वह अज्ञेय है। लेकिन कथा साहित्य मनुष्य का रचा हुआ जगत है और परिमित होने के कारण संपूर्णतः हमारे सामने आ जाता है, और जहां वह हमारी मानवीय न्याय बुद्धि या अनुभूति का अतिक्रमण करता हुआ पाया जाता है, हम उसे दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कथा में अगर किसी को सुख प्राप्त होता है तो इसका कारण बताना होगा, दुख भी मिलता है तो भी उसका कारण बताना होगा। यहाँ कोई चरित्र मर नहीं सकता जब तक मानव की न्याय बुद्धि और उसकी मौत न मांगे। सृष्टा को जनता की अदालत में अपनी हर एक कृति के लिए जवाब देना पड़ेगा। कला का रहस्य भ्रांति है, पर वह भ्रांति जिस पर यथार्थ का आवरण पड़ा हो। हमें यह स्वीकार कर लेने में संकोच न होना चाहिए कि उपन्यासों ही की तरह आख्यायिका की कला भी हमने पश्चिम से ली है। देखिए यहाँ पर प्रेमचंद स्वीकार करते हैं, कहते हैं हमें यह स्वीकार कर लेने में संकोच नहीं न होना चाहिए कि उपन्यासों ही की तरह आख्यायिका की कला भी हमने पश्चिम से ली है। कम से कम इसका आजकल का विकसित रूप तो पश्चिम का ही है। अनेक कारणों से जीवन की अन्य धाराओं की तरह ही साहित्य में भी हमारी प्रगति रुक गई और हमने प्राचीन से जौ भर इधर उधर हटना भी निषिद्ध समझ लिया। साहित्य के लिए प्राचीनों ने जो मर्यादाएं बांध दी थी उनका उल्लंघन करना वर्जित था। अतएव काव्य नाटक कथा किसी में भी हम आगे कदम न बढ़ा सके। कोई वस्तु बहुत सुंदर होने पर भी अरुचिकर हो जाती है जब तक उसमें नवीनता न लाई जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, चाहे वो एक परीक्षार्थी के तौर पर हो, चाहे एक शिक्षक के तौर पर हो, चाहे एक पाठक के तौर पर हो, या फिर एक साहित्यकार के तौर पर। प्रेमचंद लिखते हैं कि काव्य नाटक कथा किसी में भी हम आगे कदम न बढ़ा सके। कोई वस्तु बहुत सुंदर होने पर भी अरुचिकर हो जाती है जब तक उसमें नवीनता न लाई जाए। ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिए। आगे कहते हैं एक ही तरह के नाटक एक ही तरह के काव्य पढ़ते पढ़ते आदमी उब जाता है और वह कोई नई चीज चाहता है, चाहे वह उतनी सुंदर और उत्कृष्ट न हो। हमारे यहाँ तो यह इच्छा उठी ही नहीं, या हमने उसे इतना कुचला कि वह जड़ी भूत हो गई। पश्चिम प्रगति करता रहा, उसे नवीनता की भूख थी, मर्यादाओं की बेड़ियों से चिढ़ जीवन के हर एक विभाग में उसकी इस अस्थिरता की असंतोष की बेड़ियों से मुक्त हो जाने की छाप लगी है। साहित्य में भी उसने क्रांति मचा दी। शेक्सपियर के नाटक अनुपम हैं, पर आज उन नाटकों का जनता के जीवन से कोई संबंध नहीं। आज के नाटक का उद्देश्य कुछ और है, आदर्श कुछ और है, विषय कुछ और है, शैली कुछ और है। कथा साहित्य में भी विकास हुआ और उसके विषय में चाहे उतना बड़ा परिवर्तन न हुआ हो, पर शैली तो बिल्कुल ही बदल गई। अलिफ लैला उस वक्त का आदर्श था। उसमें बहुरूपता थी, वैचित्र्य था, कुतूहल था, रोमांस था, पर उसमें जीवन की समस्याएं न थी, मनोविज्ञान के रहस्य न थे, अनुभूतियों की इतनी प्रचुरता न थी, जीवन अपने सत्य रूप में इतना स्पष्ट न था। उसका रूपांतर हुआ जब उपन्यास का उदय हुआ, जो कथा और ड्रामा के बीच की वस्तु है। पुराण दृष्टांत भी रूपांतरित होकर गल्प बन गए। मगर 100 वर्ष पहले यूरोप भी इस कला से अनभिज्ञ था। बड़े बड़े उच्च कोटि के दार्शनिक तथा ऐतिहासिक या सामाजिक उपन्यास लिखे जाते थे, लेकिन छोटी छोटी कहानियों की ओर किसी का ध्यान न जाता था। हाँ, परियों और भूतों की कहानियां लिखी जाती थी, किंतु इसी शताब्दी के अंदर या उससे भी कम समझिए, छोटी कहानियों ने साहित्य के और सभी अंगों पर विजय प्राप्त कर ली। और यह कहना गलत न होगा कि जैसे किसी जमाने में कवित्व ही साहित्यिक अभिव्यक्ति का व्यापक रूप था, वैसे ही आज कहानी और उसे यह गौरव प्राप्त हुआ है। यूरोप के कितने ही महान कलाकारों की प्रतिभा से, जिनमें बाल्जाक, मोपाससा, चेखव, टॉलस्टॉय, मैक्सिम गोर्की आदि मुख्य हैं। हिंदी में तो 25-30 पहले तक गल्प का जन्म न हुआ था,
आज तो कोई ऐसी पत्रिका नहीं जिसमें 2-4 कहानियां न हो। यहाँ तक कि कई पत्रिकाओं में केवल कहानियां ही दी जाती हैं। कहानियों के इस प्राबल्य का मुख्य कारण आजकल का जीवन संग्राम और समयाभाव है। अब वह जमाना नहीं रहा कि हम बस खाने ख्याल लेकर बैठ जाएं और सारे दिन उसी के कुंजों में विचरते रहें। अब तो हम संग्राम में इतने तन्मय हो गए हैं कि हमें मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता। अगर कुछ मनोरंजन स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य न होता और हम विक्षिप्त हुए बिना 18 घंटे काम कर सकते, तो शायद हम मनोरंजन का नाम भी न लेते। लेकिन प्रकृति ने हमें विवश कर दिया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़े से समय में अधिक से अधिक मनोरंजन हो जाए। इसलिए सिनेमा गृहों की संख्या दिन दिन बढ़ती जाती है। जिस उपन्यास के पढ़ने में हमें महीनों लगते हैं, उसका आनंद ही 2 घंटे में उठा लेते हैं। कहानी के लिए तो 15-20 मिनट ही काफी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रेमचंद का क्या दुख है उपन्यास और कहानी में घटते हुए पाठकों का, और उस पर कम ध्यान देने वालों के प्रति वो कैसे यहाँ पर लिख रहे हैं कि जिस उपन्यास को पढ़ने में महीने लगते थे और कहानी को पढ़ने में टाइम लगता था, अब उसे हम सिनेमा घरों में जाकर मात्र 2 घंटे में ही सारी चीजों को समझ लेते हैं। यानी कि धीरे धीरे हम अपने जो भी समझने की क्षमता है उसमें बदलाव लाने लगे हैं, चाहे वो कहानी के लिए हो चाहे उपन्यास के लिए। आगे लिखते हैं, अतएव हम कहानी ऐसी चाहते हैं कि वह थोड़े से थोड़े शब्दों में कही जाए, उसमें एक वाक्य एक शब्द भी अनावश्यक न आने पाए, उसका पहला वाक्य मन को आकर्षित कर ले और अंत तक उसे मुग्ध किए रहे, उसमें कुछ चटपटापन हो, कुछ विकास हो और इसके साथ ही कुछ तत्व भी हो। आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद जहाँ उपन्यास और कहानी को लेकर चिंतित हैं, उसके समय को लेकर, उसके स्ट्रक्चर को लेकर, उसके शैली को लेकर, आज भी वर्तमान समय में अगर कोई वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो लोगों को लगता है कि क्या ये उबाऊपन यहाँ पर है। छोटी छोटी वीडियो में चाहते हैं कि सारी चीजें मिल जाए, जो कि असंभव है एक तरीके से अगर देखा जाए। अगर आप गंभीर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा तो वक्त देना ही पड़ेगा, कम से कम 30 मिनट तो वक्त देना ही पड़ेगा। यहाँ पर प्रेमचंद भी कह रहे हैं कि लोग पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि वह थोड़े से थोड़े शब्दों में कही जाए, उसमें एक वाक्य एक शब्द भी अनावश्यक न आने पाए, उसका पहला वाक्य मन को आकर्षित कर ले और अंत तक उसे मुग्ध किए रहे, उसमें कुछ चटपटापन हो, कुछ विकास हो और इसके साथ ही कुछ तत्व भी हो। इसलिए आप देखेंगे कि लोग धीरे धीरे अब शॉर्ट्स पर आ गए, रील्स पे आ गए, छोटी छोटी वीडियोज बनाने लगे। अब उससे क्या मिलता है? व्यूज के अलावा कुछ नहीं मिलता है, कोई व्यू नहीं मिलता है, कोई दृष्टिकोण नहीं मिलता है। प्रेमचंद उस समय चिंतित थे, वर्तमान समय में जो गंभीर शिक्षक हैं वो आज की प्रक्रिया को लेकर चिंतित है। और मुझे तो खुशी है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सब अपने लिए जुड़े हुए हैं, अपने भविष्य को सफल बनाना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं। तो गंभीर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो मुझे तो चिंता करने की बात नहीं है। चलते हैं प्रेमचंद के ऊपर। प्रेमचंद दोबारा लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि तत्वहीन कहानी से चाहे मनोरंजन भले हो जाए, मानसिक तृप्ति नहीं मिलती। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे वीडियो जरूर आप देख लें, आपको मनोरंजन हो जाएगा। आप किसी का मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, आप खुश हो जाएंगे, पता चला आधे घंटे बाद फिर से निराश हो गए। तो कहानी से चाहे मनोरंजन भले हो जाए, लेकिन मानसिक तृप्ति नहीं होती है, बार बार तनाव परेशानी बनी रहती है। यह सच है कि हम कहानियों में उपदेश नहीं चाहते, लेकिन विचारों को उत्तेजित करने के लिए, मन के सुंदर भावों को जागृत करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य चाहते हैं। वही कहानी सफल होती है जिसमें इन दोनों में से एक अवश्य उपलब्ध हो। आगे बहुत बड़ी बात कहते हैं, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। ये कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। प्रेमचंद के अनुसार सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। इसलिए जब आप प्रेमचंद की कहानियां पढ़ेंगे तो बीच बीच में वो खुद अपने मनोविज्ञान को प्रस्तुत करते हैं और आपको बहुत वही बातें अच्छी लगती हैं और कई बार परीक्षाओं में कोटेशन के तौर पर वो बातें पूछ ली जाती हैं। आगे वो उदाहरण देते हैं कि साधु पिता को अपने कुव्यसनी पुत्र की दशा से दुखी होना मनोवैज्ञानिक सत्य है। अगर कोई पिता जो है वो अपने आचरण से साधु के समान है, लेकिन उसका पुत्र कुव्यसनी हो गया है, गलत संगत में पड़ गया है, तो वो पिता अगर दुखी है तो उसका दुख स्वाभाविक है और मनोवैज्ञानिक सत्य पर है। आगे लिखते हैं, इस आवेग में पिता के मनोवेगों को चित्रित करना और तदनुकूल उसके व्यवहारों को प्रदर्शित करना कहानी को आकर्षक
बना सकता है। बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें भी कहीं कहीं देवता अवश्य छिपा होता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। उस देवता को खोलकर दिखा देना सफल आख्यायिका का काम है। विपत्तियां पड़ने से मनुष्य कितना दिलेर हो जाता है, यहाँ तक कि वह बड़े से बड़े संकट का सामना करने के लिए भी ताल ठोक कर तैयार हो जाता है। उसकी सारी दुर्वासनाएं भाग जाती हैं, उसके हृदय की किसी गुप्त स्थान में छिपे हुए जौहर से निकल आते हैं और हमें चकित कर देते हैं। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है, क्योंकि उन्होंने ऊपर ही बता दिया कि कहानी का सबसे बड़ा गुण है मनोवैज्ञानिक सत्य होना। आगे लिखते हैं कि एक ही घटना या दुर्घटना भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्यों को भिन्न भिन्न रूप से प्रभावित करती है। हम कहानी में इसको सफलता के साथ दिखा सकें तो कहानी अवश्य आकर्षक होगी। किसी समस्या का समाधान कहानी को आकर्षक बनाने का सबसे उत्तम साधन है। जीवन में ऐसी समस्याएं नित्य ही उपस्थित होती रहती हैं और उनसे पैदा होने वाला द्वंद्व आख्यायिका को चमका देता है। सत्यवादी पिता को मालूम होता है कि उसका पुत्र सत्यवादी पिता को मालूम होता है कि उसके पुत्र ने हत्या की है, वह उसे न्याय की बेदी पर बलिदान कर दे या अपने जीवन सिद्धांतों की हत्या कर डाले। कितना भीषण द्वंद्व है। पश्चाताप ऐसे द्वंद्वों का अखंड स्रोत है। एक भाई ने दूसरे भाई की संपत्ति छल कपट से अपहरण कर ली है, उसे भिक्षा मांगते देखकर क्या छरी भाई को जरा भी पश्चाताप न होगा? अगर ऐसा न हो तो वह मनुष्य नहीं है। उपन्यासों की भांति कहानियों में भी कुछ घटना प्रधान होती हैं, कुछ चरित्र प्रधान होती हैं। चरित्र प्रधान कहानी का पद ऊंचा समझा जाता है, मगर कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घटना प्रधान कहानी और चरित्र प्रधान कहानी, दो तरीके की कहानियों का जिक्र किया गया है। चरित्र प्रधान कहानी का पद ऊंचा समझा जाता है घटना प्रधान कहानी के अपेक्षा, लेकिन प्रेमचंद कहते हैं कि कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं, वरन उसके चरित्र का एक अंग भर दिखाना है। यह परम आवश्यक है कि हमारी कहानी से जो परिणाम या तत्व निकले वह सर्वमान्य हो और उसमें कुछ बारीकी हो। यह एक साधारण नियम है कि हमें उसी बात में आनंद आता है जिससे हमारा कुछ संबंध हो। जुआ खेलने वालों को जी उन्माद और उल्लास होता है, वह दर्शक को कदापि नहीं हो सकता। जब हमारे चरित्र इतने सजीव और आकर्षक होते हैं कि पाठक अपने को उनके स्थान पर समझ लेता है, तभी कहानी में आनंद प्राप्त होता है। अगर लेखक ने अपने पात्रों के प्रति पाठक में सहानुभूति नहीं उत्पन्न कर दी तो वह अपने उद्देश्य में असफल है। जिस तरीके से प्रेमचंद उपन्यास और कहानी पर बातचीत कर रहे हैं, उसी तरीके से यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज लेक्चर्स टीचर्स बनाते हैं तो उनको उन विद्यार्थियों को भी ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, जिससे कि हर विद्यार्थी को लगे कि ये लेक्चर उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो शिक्षक के जगह अपने को खुद रखकर देखे, तभी इस उद्देश्य में शिक्षक को सफल माना जाएगा, वरना वो क्या होगा? असफल होगा। प्रेमचंद आगे लिखते हैं कि पाठकों से यह कहने की जरूरत नहीं है कि इन थोड़े दिनों में हिंदी गल्प कला ने कितनी प्रौढ़ता प्राप्त कर ली है। पहले हमारे सामने केवल बंगला कहानियों का नमूना था, अब हम संसार के सभी प्रमुख गल्प लेखकों की रचनाएं पढ़ते हैं, उन पर विचार और बहस करते हैं, उनके गुण दोष निकालते हैं और उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अब हिंदी गल्प लेखकों में विषय, दृष्टिकोण और शैली का अलग अलग विकास होने लगा है। कहानी जीवन के बहुत निकट आ गई है, उसकी जमीन अब उतनी लंबी चौड़ी नहीं है, उसमें कई रसों, कई चरित्रों और कई घटनाओं के लिए स्थान नहीं रहा। अब वह केवल एक प्रसंग का, आत्मा की एक झलक का सजीव मर्मस्पर्शी चित्रण है। इस एक तथ्यता ने उसमें प्रभाव, आकस्मिकता और तीव्रता भर दी है। अब उसमें व्याख्या का अंश कम, संवेदना का अंश अधिक रहता है। उसकी शैली भी अब प्रवाहमयी हो गई है। लेखकों को जो कुछ कहना है वह कम से कम शब्दों में कह डालना चाहता है। वह अपने चरित्रों के मनोभावों की व्याख्या करने नहीं बैठता, केवल उसकी तरफ इशारा भर कर देता है। कभी कभी तो संभाषणों में एक दो शब्दों से ही काम निकाल लेता है। ऐसे कितने ही अवसर होते हैं जब पात्र के मुंह से एक शब्द सुनकर हम उसके मनोभावों का पूरा अनुमान कर लेते हैं, पूरे वाक्य की जरूरत ही नहीं रहती। अब हम कहानी का मूल्य उसके घटना विन्यास से नहीं लगाते, हम चाहते हैं पात्रों की मनोगति स्वयं घटनाओं की सृष्टि करे। घटनाओं का स्वतंत्र कोई
महत्व ही न रहा। उनका महत्व केवल पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने की दृष्टि से ही है। उसी तरह जैसे शालिग्राम स्वतंत्र रूप से केवल पत्थर का एक गोल टुकड़ा है, लेकिन उपासक की श्रद्धा से प्रतिष्ठित होकर देवता बन जाता है। खुलासा यह है कि गल्प का आधार अब घटना नहीं, मनोविज्ञान की अनुभूति है। तो ये अगला जो कोटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गल्प का आधार अब घटना नहीं, मनोविज्ञान की अनुभूति है। आज लेखक केवल कोई रोचक दृश्य देखकर कहानी लिखने नहीं बैठ जाता। उसका उद्देश्य स्थूल सौंदर्य नहीं, वह तो कोई ऐसी प्रेरणा चाहता है जिसमें सौंदर्य की झलक हो और इसके द्वारा वह पाठक की सुंदर भावनाओं को स्पर्श कर सके। प्रेमचंद। तो ये प्रेमचंद ने भूमिका लिखी थी और आप देखेंगे कि प्रेमचंद की इस भूमिका का आगे चलकर इतना प्रभाव पड़ा कि एक धारा ही चल पड़ी, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, कहानी इत्यादि लिखा जाने लगा, जिसमें कि जैनेन्द्र अज्ञे और इला चंद्र जोशी का नाम आपने सुना होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये अचानक धारा नहीं चली है, बल्कि इसके पहले प्रेमचंद ने मनोविज्ञान पर बहुत जोर दिया कि केवल घटनाओं को आप मत बताइए, चरित्रों को ही मत केंद्र में रखिए, बल्कि चरित्रों के मनोविज्ञान को भी पकड़ने का प्रयास कीजिए। तभी आप अपने गल्प कथा साहित्य में सफल होंगे, सक्सेस होंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद कहीं न कहीं अपने युग को प्रभावित करते हैं और वो एक धारा को ही जन्म देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भूमिका आप सभी को अच्छी लगी होगी। आगे बात करते हैं कि मानसरोवर भाग 1 में कौन-कौन सी कहानियां लगी हुई हैं। कुल टोटल इसमें 27 कहानियां आप सभी को पढ़नी है और कुछ ऐसी कहानियां हैं जो कि आप देखेंगे कि पहले ही आप पढ़ चुके होंगे। जिसमें आप देख रहे हैं कि अलग्योझा, ईदगाह जिसको कि आप पढ़ चुके होंगे, माँ, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब इनको भी आप पढ़ चुके होंगे, शांति, नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी, इसको भी आपने पढ़ा होगा, घर जमाई, पूष की रात आपने इसको जरूर पढ़ी होगी, झांकी, गुल्ली डंडा इसको भी आपने पढ़ा होगा। इसके बाद है ज्योति। अगली कहानी है दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, सुभागी, अनुभव, लांछन, आखिरी हिला, तावान, घास वाली, गीला। गीला कहानी बहुत ही जबरदस्त तरीके की कहानी है, रसिक संपादक और मनोवृत्ति। तो मानसरोवर भाग 1 के अंतर्गत कुल 27 कहानियां लगी हुई हैं। उसमें आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनको कि आपने पढ़ा है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 27 में से 7 कहानियों को लगभग आप लोगों ने कहीं न कहीं जरूर पढ़ा होगा। इसका मतलब है कि आपको 20 कहानियां और गंभीरता से सीरियसली पढ़ना है, उनके पात्रों से परिचित होना है और जो भी कहानी की विषय वस्तु है, कथा वस्तु है, कथानक है, उसको भी अपने ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी मानसरोवर की भूमिका और कहानियों से परिचय प्राप्त कर लिए होंगे और आपके मन में आ गया होगा कि कौन कौन सी 27 कहानियां हैं, उनको किस रणनीति के हिसाब से हमें पढ़ना है। तो ये झारखंड पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए खास तौर से पेशकश थी, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो कि तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपना कीमती समय निकालकर इस चैनल को दे सकते हैं और अगर आप अपना कीमती समय देंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको बहुत यहाँ से लाभ मिलेगा। इसी उम्मीद से मैं आप सभी से जुड़ता हूँ और मेरी भावनाओं को आप सभी बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।